भैया सेमीफाइनल में भारत बन गई है पहली टीम जब पहुंच गया है सेमीफाइनल में। वाह भी वाह, तालियां भी बजाओ, शंख और वो ढोल नगाड़े भी बजाओ, क्योंकि बड़े स्टाइल से आए हैं यार। 7 मैच 7 जीत, आई मीन 7 का 7। ओए होए होए, वेल डन टीम इंडिया। बल्लेबाजों की बात तो करूंगा, लेकिन बल्ले बल्ले जो आजकल करा रहे हैं ना, वो है हमारे गेंदबाज। कमाल ही कर दे रहे हैं यार। 55 रन पे आउट कर दिया। पिछली बार इस टीम को खेले थे श्रीलंका को तो 50 पे आउट कर दिया था, इस बार 55 पे आउट कर दिया। आई मीन श्रीलंका, आप खेल तो रहे हो ना सेम मुकाबले, पर बैटिंग को हो क्या गया आपकी? कमाल का शॉट, लाजवाब, अद्भुत, और ये चौका। खेल जगत की पूरी कहानी ओनली ऑन #आकाशवाणी। टू यम प्रेजेंट्स #आकाशवाणी। हैशटैग मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मेरे हाथ में ये बहुत ही खूबसूरत टू यम करारे का ये पैक है, और ये डबल है। इसमें ना डबल क्वांटिटी है, और इतना ही मज़ा आया एक्चुअली मुझे, और मैं ये ख़त्म नहीं कर पाता हूँ इससे पहले श्रीलंका उठ जाती है। एंड यही एक्चुअली दैट इज़ माई टू यम ट्विस्टीज ट्विस्ट ऑफ द मैच, जहाँ पर भारतीय गेंदबाज आते हैं और भारतीय गेंदबाज छाते हैं। शुरुआत तो ज़रूर जसप्रीत बुमराह करते हैं एज़ यूजुअल। इनफैक्ट जो उनकी बॉल थी ना, जिस पे उन्होंने प्रथम निशंका को आउट किया, वो हो सकता है कि वो टूर्नामेंट की बॉल है, बॉल ऑफ द टूर्नामेंट। ऐसे करके हाथ से बॉल जाती है बाहर की जब जाके पीछे पैड पे लगती है, आउट, चलो। और फिर मोहम्मद सिराज को भी ना, मतलब अभी तक फॉर्म थोड़ी सी 50-50 चल रही थी, पर कप्तान कहते हैं नहीं सिराज, तू मेरा मियाँ मैजिक है, ये ले नई गेंद, एक बार फिर डाल, सामने श्रीलंका है, इनको तो तू जानता ही है। और पिछली बार सिराज ने 6 विकेट ली थी इस टाइम की टीम के सामने, यहाँ पे भाई ने 3 विकेट भी चटका दिए, एंड ही वॉज ब्रीदिंग फायर, आई मीन प्रॉपर। लेकिन उसके बाद जो बंदा आता है ना, उसका नाम है सेंसेशनल शामी। आई मीन सेंसेशनल भी है, सिंटिलेटिंग भी है, आई मीन स्पेक्टेकुलर भी है, ही इज़ अनबिलीवेबल। 45 विकेट्स हो गई हैं भाई की वर्ल्ड कप में, 45 विकेट्स इन जस्ट 14 मैचेस। इस मुकाबले में लेता है 5 विकेट, नई गेंद अगर थमा देते तो लेता 7 विकेट। आई मीन मोहम्मद शामी वॉज अनबिलीवेबल है यार। सारी दुनिया जो है वो थोड़े से रिस्ट को घुमाती है, थोड़ा सा स्क्रैम्बल्ड सीम होती है, थोड़ी स्लोअर वन डालती है। ये भाई क्या करता है, सीम अप गेंदबाजी, हाथ से गेंद ऐसे निकलती है, लेफ्ट राइट, और सब कुछ राइट है इसका। मतलब ही इज़ अनबिलीवेबल। एंड द बॉलिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम द इंडियन बॉलर्स, मेरे विचार में उससे बड़ा टू यम ट्विस्ट ऑफ द मैच, ट्विस्ट ऑफ द टूर्नामेंट हो नहीं सकता है। और अबाउट टाइम ना, एक बार ये वाला एक थोड़ा सा मुहिम चलाते हैं मैं और आप मिलके, जियो सिनेमा पे और खेल 18 पे। पता है क्या मुहिम है कि लेट्स फॉल इन लव विद बॉलिंग। क्योंकि वो जितने भी दर्शक आते हैं, 90% लोगों की जर्सियाँ ना वो होती है कोहली की, रोहित की, कोई बॉलर नहीं होता उसमें यार। 2-4 लोग वो बुमराह की पहन के आते हैं, मोहम्मद शामी, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह। दिस बॉलिंग अटैक इज़ द बेस्ट बॉलिंग अटैक दैट इंडिया हैज़ एवर हैड इन अ वर्ल्ड कप, आई मीन ऑनेस्टली। तो लेट्स मेक फास्ट बॉलिंग, लेट्स मेक बॉलिंग पॉपुलर अगेन। चलिए, अब गेंदबाजी की तो बहुत तारीफ़ कर ली और करनी भी चाहिए थी। बहुत बड़े मार्जिन से श्रीलंका को ध्वस्त किया है, मतलब 20 विकेट भारत ने श्रीलंका के 105 रन पे ले लिए हैं, दैट्स करेक्ट। 50 रन पिछली बार एशियन का चैम्पियनशिप का फाइनल, और यहाँ पर ऑफ कोर्स 55 रन। क्या बात है, अनबिलीवेबल। पर उससे पहले बैटिंग आती है, और टॉस जीतता है श्रीलंका, हमें बैटिंग का न्योता देता है, और हम कहते हैं क्यों देता है भाई, आई मीन आर यू आउट ऑफ योर माइंड? इनफैक्ट मैं ना एक न्यूज़ चैनल के लिए काम कर रहा था, तो वहाँ पे उन्होंने पूछा, सर क्या लगता है आपको, इन्होंने टॉस जीत के गेंदबाजी की है? मैंने कहा नहीं, इन्होंने टॉस जीत के डिसाइड किया कि हम 350 रन कम से कम खाएंगे, हो सकता है 400 खाएंगे। एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट 400 बनने चाहिए थे, क्योंकि जिस तरीके की भारत की बैटिंग चल रही थी। ज़रूर मधुशंका ने एक नया गेंद से विकेट लिया, इन दी एंड 5 विकेट भी मधुशंका ने चटका लिए, नो शंका इन मधुशंका, ही इज़ वेरी गुड। पर विराट कोहली, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, एंड में आके रविंद्र जाडेजा, 3 लोग अपना शतक मिस कर जाते हैं। और ऑनेस्टली बताऊं, बिटवीन यू एंड मी, एंड दिस इज़ वेरी ऑनेस्ट, कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार। हमारा देश इतना ऑब्सेस्ड है शतकों से, वो जो कहते हैं स्टेटिस्टिक्स से, माइलस्टोन से। कई बार तो लगता है कि कोई 90 पे रह गया ना, कोई बात नहीं यार, इट्स ओके। टीम ने कितने रन बनाए? टीम, मुझे लगा अभी भी ऑनेस्टली 400 बनाने चाहिए थे। हमने 350 समथिंग 57-58 पे जाके रुक जाते हैं। मेरा मन तो ये था कि भारत बनाए कम से कम 390-400 रन, पर वो हो ना सका। इन 3 जो बड़ी पारियां थी, उनमें महत्वपूर्ण पारी ऑफ कोर्स शुभमन गिल की बहुत थी, क्योंकि ओपन कर रहे हैं। विराट कोहली की बहुत थी, क्योंकि चर्चा ही बहुत है। पर सबसे इंपॉर्टेंट मेरे विचार में पारी थी, वो थी श्रेयस अय्यर की। जिस तरीके से खेले, संभल के भी खेल सकते थे, पर नहीं, उन्होंने आके जो छक्के मारने शुरू किए। उन्होंने बताया कि इंटेंट अगर होना तो सेम बॉलर सेम पिच,
नतीजे अलग आते हैं। ही वॉज एब्सोल्युटली स्टेलर और बहुत सारे रन भारत ने बना दिए और बहुत बड़े मार्जिन से भारत जीत गया। फिर तालियां बजाओ सबके सब, बहुत ही बढ़िया, आउटस्टैंडिंग। पर एक शायद आपके जहन में ये सवाल आया होगा कि लेफ्ट आर्म पेसर क्यों? मधुशंका ने शुरू में रोहित को आउट किया, कुल मिला के 5 विकेट ली। अब लेफ्ट इज राइट कैसे हो जाता है, इसकी बात ना मैं #द इनसाइडर में आपके साथ करूंगा। चेक दिस आउट। उसके बाद आके सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी की बात भी यहीं पे कर लेंगे अपन। रोहित शर्मा दिलशान मधुशंका की गेंद पर आउट हुए, वो तो एक्चुअली आपने देखा ही। अब उनके साथ ये भी रहता है कि यार ये लेफ्ट आर्मर की गेंद पे क्यों इतनी आउट हो जाते हैं। इनफैक्ट भारतीय ओपनर्स को ऐसा क्या हो जाता है लेफ्ट आर्म पेसर के सामने। देखिए सबसे पहले तो इस वाली गेंद की बात कर लेते हैं कि क्यों आउट हुए और क्या समस्या थी। पहली गेंद तो उनके पैर पे थी, उन्होंने बड़े प्यार से ऐसे करके खेला, मुंबई चला जा चौका, नो प्रॉब्लम। दूसरी गेंद जो थी, पहले तो वो थोड़े सरप्राइज हुए कि बतौर ओपनर सेकेंड बॉल ऑफ द डे कोई भी बॉलर ऐसा नहीं होता, खास तौर से वो जिसके हाथ में स्विंग हो, जो कि दिलशान मधुशंका के हाथ में है, कि वो आए और ना थोड़ा सा बॉल ऐसे करके उंगलियां फेर दे। वो स्लोअर वन नहीं थी पर वो ऑफ कटर थी, ऐसे करके उन्होंने उंगलियां फेरी। अब रोहित शर्मा अंदर वाली लाइन स्विंग के लिए खेल रहे थे, पड़ने के बाद बॉल बाहर की तरफ गई, टॉप ऑफ पे लगती है और पूरी तरह से स्तब्ध रह जाते हैं हमारे कप्तान रोहित शर्मा। अब ऐसा क्यों हुआ कि वो कवर नहीं कर पाए। ये जो लेफ्ट आर्मर्स है ना, ये कुछ अलग कोण पैदा करते हैं और सडनली जो खेल का जो मूलभूत सिद्धांत है, क्रिकेट एज अ स्पोर्ट इज अ साइड ऑन गेम। आपको हर चीज़ साइड ऑन करनी है। आप बल्लेबाजी में खड़े हैं, आप साइड ऑन खड़े हैं। अब साइड ऑन का अर्थ क्या है कि जब आप ऐसे मेरे को स्टांस में देखते हैं तो आपको मेरा ये वाला कंधा, जो पीछे का कंधा है, आपको नहीं दिखता है, बहुत कम दिखेगा। तो ये साइड ऑन हो गया। अगर मैं बॉलिंग करता हूँ तो भी हमेशा मैं साइड ऑन रहूँगा, मैं थ्रो करता हूँ तो भी मैं साइड ऑन रहूँगा। तो जो हमारा खेल है इट्स अ साइड ऑन गेम। लेकिन जैसे ही लेफ्ट आर्म पेसर आता है बॉलिंग ओवर द स्टंप्स, इट्स नो लॉन्गर अ साइड ऑन गेम, क्योंकि अब आपको डेलिबरेटली आगे वाले पाँव को थोड़ा सा खोलना पड़ता है, थोड़े से शोल्डर ओपन करने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि बॉल जो है वहाँ से आ रही है, वहाँ पूरे दोनों आंखों से बराबर देखने के लिए सडनली आपको वो शोल्डर्स खोलने पड़ते हैं, पैर खोलना पड़ता है, तो साइड ऑन आप नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे इसका जो दूसरा कारण होता है, ये तो एक्शन है, इस एक्शन का रिएक्शन क्या है? एक्शन का रिएक्शन ये है कि अब आपने अपने स्टांस को खोल लिया, अब इस तरह से खड़े हैं जैसे रोहित खड़े थे। अब इसके बाद आप पाँव निकालते हैं। अब पाँव जब यहाँ से आप निकालते हैं ना, मान लीजिए अभी आपने सीधे खड़े हुए, साइड ऑन है, पाँव निकालते हैं तो इस तरफ जाते हैं, ये वही स्ट्राइड है नॉर्मल। अब इसको मैं यहाँ कर लेता हूँ, अब यही पैर निकाला, ये पैर बिल्कुल सीधा गया है, स्टम्प्स मेरे यहाँ पर हैं, तो मैं स्टम्प्स को पूरी तरह से कवर नहीं कर पा रहा हूँ। स्टम्प्स को कवर करने के लिए मुझे डेलिबरेटली ज़्यादा क्रॉस पैर निकालना पड़ता है और मैं वो निकालना नहीं चाहता, रोहित भी नहीं चाहते, कोहली भी नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि अंदर आने वाली गेंद उस एंगल से जब आती है तो फिर आप लेग बिफोर के कैंडिडेट बन जाते हैं। इस वजह से हमेशा आप कोशिश करते हैं कि थोड़ा सीधा पैर निकालूं, थोड़ा सा लेट खेलूं और अकाउंट करो वो अंदर वाली गेंद के लिए। तो अगर वहाँ से गेंद बाहर की तरफ गई तो फिर वो होता है जो रोहित शर्मा के साथ हुआ। ऑफ कोर्स वो आर्म के साथ बाहर नहीं गई, थोड़ी सी उंगलियां फेरी थी, तो वहाँ शायद एक मिस्टेक रही होगी कि हाथ से वॉबल सीम वो उसको उतनी जल्दी पकड़ नहीं पाए कि एक्चुअली में उसने गेंदबाज ने वॉबल सीम के साथ बाहर गेंद को डाला है और इनसाइड और लाइन पर खेल गए। कोशिश यही थी कि पैड पे ना लगे और वहाँ से खेलते हुए सामने से बॉल जाती है, स्टंप्स पे लग जाती है। ये काम उन्होंने बड़े अच्छे से किया। लेकिन मधुशंका, वो कहते हैं ना, कोई शंका नहीं थी, कोई शुबा नहीं था कि गेंदबाजी बड़ी कमाल की है। इनफैक्ट 5 विकेट्स उन्होंने लिए, इधर से डाले 2 विकेट, राउंड द स्टंप्स डाली 2 विकेट, शॉर्ट बॉल 2 विकेट। और शॉर्ट बॉल पे भी एक बिफोर आई रैप दिस अप, सी शॉर्ट बॉल ना, ओवर द स्टंप्स की जो शॉर्ट बॉल होती है वो ऑटोमेटिकली एंगल अक्रॉस जो है वो आपसे दूर जा रहा होता है। तो जब दूर जा रहा है ना तो आपको लगता है कि आप कंट्रोल में, आप उतने कंट्रोल में रहते नहीं हैं कई बार। और यहाँ से अगर आप खींचने का प्रयास करते हैं कि चलो मैं बाहर से घसीटता हूँ, तो गेंद ऊपर जाती है। गेंद को नीचे रखना और बैट को ऊपर से लाना ये बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि ना लेफ्ट आर्म स्पिनर्स नहीं, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स को रखो यार। पिछले तीन एडिशंस ऑफ द वर्ल्ड कप 2011, 2015, 2019 हाईएस्ट विकेट टेकर लेफ्ट आर्म पेसर्स जहीर खान, मिचेल स्टार्क और शाहीन शाह अफरीदी आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1। इस टूर्नामेंट में भी इज़ वन ऑफ द लीडिंग विकेट टेकर्स। टेलिंग यू लेफ्ट इज राइट। हाँ जी, कैसा लगा आपको इनसाइडर? बताइएगा ज़रूर कि हाउ लेफ्ट बिकम्स राइट। आई मीन दैट्स व्हाट हैपेंस। पर सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी, उसकी बात करनी जरूरी। एक दिन में हुए 4 मुकाबले। क्रिकेट दिवस था ये, 2 नवंबर वॉज क्रिकेट दिवस, जिसके अंदर पहला मुकाबला जो था वो था मुंबई और बड़ौदा के बीच में। एंड सरप्राइज मुंबई हार जाता है, बड़ौदा जीत जाता है।
जी हाँ, कृणाल पंड्या की टीम जीत जाती है जिसमें विष्णु सोलंकी आते हैं। आई मीन बहुत बड़ा टोटल तो नहीं डिफेंड कर रही थी मुंबई की टीम, पर मुंबई है, जीतना जानते हैं। पर विष्णु सोलंकी की ये जो पारी थी, ओए होए कमाल पारी थी। पर वही है ना, पारी ना ये अर्धशतक वाली नहीं थी, ये 49 उन्होंने बनाए, अंत तक नाबाद रहे। टीम को मेड श्योर कि वो क्रॉस द लाइन करके जाएं, मुकाबला जीत के जाएं। बड़ौदा के लिए जीत बहुत महत्वपूर्ण है, पर मुंबई के लिए थोड़ा सा सेटबैक तो ज़रूर है, क्योंकि मुंबई की टीम में यशस्वी जायसवाल, अजिंक्य रहाणे, शिवम दुबे, इतनी बड़ी टीम हो और अगर आप नहीं पहुंचते सेमीफाइनल तक तो फिर गड़बड़ हो चुकी है। बड़ौदा की टीम यहाँ बाजी मार चुकी है। अच्छा, तो फिर दूसरा जो मुकाबला था वो था यूपी और पंजाब के बीच में। हमने बात की थी कि अच्छा मुकाबला है क्योंकि यूपी की टीम अच्छी है, फ्रॉम रिंकू सिंह टू नीतीश राणा टू भुवनेश्वर कुमार और मोहसिन खान। एक्चुअली भुवनेश्वर और मोहसिन ने तो एक्चुअली अच्छी गेंदबाजी भी की, लेकिन पंजाब की टीम अच्छी टीम, सॉलिड टीम, अभिषेक शर्मा से लेकर हरप्रीत बराड़ से लेकर सिद्धार्थ कौल से लेकर नेहाल वडेरा तक की टीम। नेहाल वडेरा की जो पारी थी ना, ये अंत में बड़ी काम आई। इनफैक्ट रन तो अनमोल प्रीत सिंह ने भी बनाए, पर नेहाल वडेरा 39 गेंदों में 52 रन्स। सनवीर सिंह के रन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट थे, बट आई एम गोइंग विद नेहाल वडेरा, क्योंकि वडेरा जी मुझे अच्छे लगते हैं खिलाड़ी। ही इज़ एक्चुअली गुड प्लेयर और इम्पॉर्टेंट थे कि एक बड़ी रन चेज में रन बनाना। 169 रन्स बनाए थे यूपी ने पहले बैटिंग करते हुए, पर जिसमें रिंकू सिंह की पारी बड़ी कमाल की थी। एक्चुअली ही वॉज वेरी गुड, पर जितनी अच्छी उनकी पारी थी उतनी ही बेहतरीन पारी उतनी शायद नहीं थी, पर फिर भी नेहाल वडेरा क्योंकि विनिंग कॉज में आई है, तो नेहाल वडेरा पंजाब को जीत दिलाते हैं और यूपी की टीम को टाटा बाय बाय। आई मीन थोड़े से सरप्राइज रिजल्ट्स इन द सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी। तीसरा जो मुकाबला था क्वार्टर फाइनल वो था दिल्ली और विदर्भा के बीच में। अब विदर्भा सी वैसे तो टीम अच्छी है, खराब टीम नहीं है, दे टेंड टू पंच अबव द वेट एंड ऑल, पर दिल्ली बहुत ज़्यादा भारी पड़ गए भाई, बहुत ज़्यादा भारी पड़ गई। जहाँ पर रन्स तो अनुज रावत ने बनाए, रन्स तो यश धुल ने भी बनाए। अनुज रावत के रन्स एक्चुअली बड़े सही काम से आए, क्योंकि यहाँ पे ना प्रियंश आर्या ओपन करते हैं अनुज रावत के साथ, 68 उन्होंने बना दिए, यश धुल ने 43 बना दिए और फिर रन्स बहुत बन गए थे यार। जब आप 176 रन बना देते हो ऑन अ स्लाइटली यूज्ड सरफेस, तो वो जब आपने 176 बना दिए, उसके बाद गेंदबाजी में किसी का बल्ला ज़्यादा चला नहीं। शुभम ने ज़रूर रन्स बनाए, पर मयंक यादव, ललित यादव, सुयाश शर्मा, ये सब, नवदीप सैनी, सांगवान, सब ने अच्छी गेंदबाजी की और दिल्ली को इस मुकाबले में जीत मिली है। दिल्ली जीतता है तो मेरे दिल को थोड़ा सुकून भी मिलता है, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। वैसे अनुज रावत का भी ना फ्यूचर ब्राइट लगता है मुझे, ही इज़ गुड एक्चुअली। अनुज रावत ठीक ठाक लिमिटेड ओवर्स का, ही इज़ अ वेरी डिसेंट बैटर। लास्ट जो क्वार्टर फाइनल था वो था केरला और असम के बीच में, संजू सैमसन और रियान पराग के बीच में। संजू सैमसन फर्स्ट बॉल डक, खाता ही नहीं खुलता है। कई बार ये भी होता है। वैसे आकाश सेन गुप्ता हैज़ बिन वेरी गुड, ये कंसिस्टेंटली विकेट चटकाते आ रहे हैं। रियान पराग को यहाँ विकेट ज़रूर नहीं मिली थी, पर मृणमय दत्ता नई गेंद से करते हैं, 2 विकेट इन्होंने भी चटकाए। और उसके बाद जब रन चेज की बारी आती है तो फिर सुमित बहुत बढ़िया खेलते हैं। रियान पराग जल्दी आउट ज़रूर हो जाते हैं, KM आसिफ के शिकार बनते हैं, पर सुमित की ये पारी 75 रन की पारी, मैच विनिंग पारी, और असम पहुंच गई आगे यार। सो नाउ वी हैव आवर सेमीफाइनलिस्ट, जिसके अंदर यूपी बाहर हो चुकी है, पंजाब आगे पहुंच चुकी है, दिल्ली आगे पहुंच चुकी है, बड़ौदा आगे पहुंच चुकी है और असम आगे पहुंच चुकी है। और कल आपको मिलेंगे सेमीफाइनल्स। लाइनअप बताऊं आपको कि कौन कौन किसके सामने आने वाला है। अब सेमीफाइनल की कहानी ये है कि ये नॉर्थ इंडियन राइवलरी होने वाली है। पहले पंजाब वर्सेस दिल्ली। ऑनेस्टली जब मैं बड़ा हो रहा था ना, तो सिर्फ इसी बात पे फोकस होता था कि सबके सामने आप कुछ भी करो, क्योंकि इंटर जोन मैचेस होते थे। पंजाब के सामने क्या किया ये बताओ, मतलब किसी भी सिलेक्शन में कहीं पे भी जाओ, नेक्स्ट लेवल पे आप जाते ही आपसे सवाल पूछते भाई पंजाब के सामने क्या किया था इस लड़के ने। सो पंजाब दिल्ली का मैच है। अब पंजाब की टीम भी अच्छा खेलती आ रही है। इसके पास शुरुआत में अभिषेक शर्मा मिल जाते हैं आपको। अभिषेक शर्मा का प्रदर्शन इस टूर्नामेंट में एंड अदरवाइज, लड़का अच्छा खेलता है यार, वो बैटिंग भी अच्छी करता है, लेफ्ट हैंड स्पिन भी करता है, बड़ा कंप्लीट पैकेज है और गुड गन फील्डर भी है। तो उनको तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अभिषेक शर्मा अगर बैटिंग कर रहे हैं तो भारत नहीं एक्चुअली दिल्ली की तरफ से सामने से कौन, मैं कहूँगा लेकर आओ सुयाश शर्मा को। वो डालता है गूगली इनसे दूर लेकर जाएगा, तो व्हाट अ फैंटास्टिक राइवलरी ना, कि एक तरफ अभिषेक शर्मा है, सामने जो मैचअप है वो सुयाश शर्मा का है। तो आपस में इनको ज़रा मतलब गेंद और बल्ले के साथ थोड़ा सा मैजिक वीव करते हुए देखना, दैट विल बी फैंटास्टिक। और जो दूसरा मुझे लग रहा है वो है कि यश धुल बहुत अच्छा खेल रहा है यार। यश धुल का ये इस टूर्नामेंट में इस साल प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है और उनके सामने हरप्रीत बराड़ होंगे, ऐसे सिद्धार्थ कौल भी होंगे, पर हरप्रीत बराड़ के बारे में सोच रहा हूँ क्योंकि बराड़ साहब लेफ्ट हैंड स्पिन डालते हैं और बड़ी बड़ी विकेट चटकाते हैं। और बराड़ साहब इस टूर्नामेंट में इस एडिशन में भी अच्छा कर रहे हैं एंड सो इज़ यश धुल। इनफैक्ट यश धुल तो दिल्ली के कप्तान भी हैं, तो बड़ा अच्छा कॉन्टेस्ट होगा। मेरा दिल कह रहा है दिल्ली दिल्ली दिल्ली, पर
पंजाब की टीम अच्छी है। जो दूसरा मुकाबला है वो होगा असम और बड़ौदा के बीच में। ना बड़ौदा से तो बड़ी सिंपल सी बात है, यू डोंट लुक फर्दर। भाई कृणाल पंड्या बैट के साथ भी रन्स हैं, गेंद के साथ भी विकेट्स भी हैं, टीम को आगे पहुंचा भी रहे हैं, ही इज़ डूइंग द राइट थिंग्स, तो उनके ऊपर तो फोकस रहने ही वाला है। पर एक तरफ अगर ये ऑलराउंडर है तो असम का ऑलराउंडर जो है वो करता है बिहू डांस, नाम है उसका रियान पराग। रियान पराग की आग आपको देखने को मिल सकती है। फर्स्ट गेम था एक्चुअली इनका, ये जो क्वार्टर फाइनल था ना, ये पहला गेम था जिसमें कोई बहुत बड़ा प्रदर्शन नहीं था, ना बल्ले से रन ना गेंद से विकेट्स। अदरवाइज लगातार 50 रन की झड़ी सी लगा रखी थी, विकेट्स भी चटका रहे थे। सो एक तरफ से रियान पराग, सामने से कृणाल पंड्या, पर अकेले नहीं है ना, उधर से आपको अतीत शेठ भी मिलेंगे और इस तरफ से आपको आकाश सेन गुप्ता भी मिलेंगे। बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, हर मैच में विकेट चटका रहे हैं। अभी ये क्वार्टर फाइनल में भी विकेट चटकाए थे, तो सेमीफाइनल में एक बार फिर कप्तान रियान इनकी तरफ देखेंगे और अतीत भी विकेट टेकर, तो उनकी तरफ देखेंगे कृणाल पंड्या। मे द बेस्ट टीम विन। इसमें मेरा कोई पर्सनल फेवरेट कोई नहीं है कि बड़ौदा जीते या असम जीते। असम जीतेगी तो बहुत खूबसूरत सी स्टोरी होगी कि इमेजिन असम वर्सेस दिल्ली इन द सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी। आई मीन इट हैज़ अ रिंग टू इट। आई होप जो भी मतलब अच्छा खेले वो टीम जीते। अब ये तो बात हो गई सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी की। वर्ल्ड कप में अभी एक और मुकाबला बचा है, वो मुकाबला है अफगानिस्तान नेदरलैंड्स का, जिसके बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं बहुत थक चुका हूं इस समय। इट्स बीन अ लॉन्ग डे ऑनेस्टली। मेरी सुबह सुबह की फ्लाइट थी, उसका सारा दिन काम किया है, भारत को हो गेंदबाजी करते हुए कमाल धमाल करते देखा है। अब अक्स को मैं कहता हूँ, अक्स प्लीज डू दिस प्रीव्यू। नेदरलैंड्स और अफगानिस्तान का मुकाबला लखनऊ के इकाना स्टेडियम में है। 4 मुकाबले इस टूर्नामेंट में इस मैदान पर खेले जा चुके हैं। 66 विकेट्स कुल गिरे हैं, यानी कि यहाँ विकेट्स काफी गिरते हैं। सिर्फ एक मुकाबले में 300 से ऊपर का स्कोर बना है, बाकी सभी मुकाबलों में स्कोर 200, 250, 250 के इर्द गिर्द ही रहता है। अफगानिस्तान पिछला मुकाबला श्रीलंका को हरा कर आया है। अभी भी टॉप 4 में पहुंचने के चांसेस बरकरार हैं, पर उन चांसेस को जीवित रखने के लिए इस मुकाबले को जीतना होगा। नेदरलैंड्स भी टेक्निकली इस टूर्नामेंट से अभी तक तो बाहर है नहीं। मुकाबले कुछ तो बहुत अच्छे खेले हैं, साउथ अफ्रीका को हराने में सफल भी रहे थे, लेकिन एक बार फिर अगर अपने आप को थोड़ा सा सीरियस कंटेंडर साबित करना चाहते हैं तो अफगानिस्तान के सामने अच्छा खेलना होगा, स्पिन के साथ थोड़ा सा टेस्ट होगा। मैं तो यही कहूंगा, अगर टॉस आप जीत लीजिए नेदरलैंड्स, तो पहले बैटिंग करने का फैसला ले लीजिए। थैंक यू सो मच अक्स, थैंक्स अ लॉट। मेरा काम थोड़ा सा आप संभाल लिया करो। वैसे आज के लिए मेरे पास इतना ही है। डू लेट मी नो कि आपको 2M प्रेजेंस #आकाशवाणी कैसी लगी। डू टैग मी, डू टैग जियो सिनेमा और बताइएगा कि सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी किसका आपको लगता है कि पलड़ा भारी है। और ये बताना क्या ये जो बॉलिंग अटैक है भारत का, इज इट द बेस्ट दैट इंडिया इज एवर हैड इन अ वर्ल्ड कप? बताइएगा ज़रूर। आज के लिए इतना ही।